गया। सर से सालनी का नाम। सरिता वर्मा का नंबर लेके शेयर करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम कोचिंग ऑनलाइन परिवार में। मैं के सिंह आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। धर्मेंद्र यादव जी, सुप्रिया राज, कामनी सरोज जी, सरिता वर्मा, सभी लोगों को जिस दिन का इंतजार था कि हम लोगों ने पैसा जमा कर दिया और हम लोगों का पेड बैच क्यों नहीं चल रहा है, तो आप लोगों के बीच आज ये पेड बैच स्टार्ट हो गया है। आज से ये पेड बैच आप लोगों के बीच ये पेड बैच आज के बीच स्टार्ट हो गया है। अवधेश यादव जी, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, है ना। और क्लास के बाद वीडियोज अनलिस्टेड नजर आएगी, है ना। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, क्लास के बाद वीडियोज अनलिस्टेड नजर आएगी। अभी मैं पब्लिक करा दिया हूं, बाकी बाद में पूरा ब्लैक दिख रहा है, नहीं क्लियर दिख रहा होगा। अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कौन सा ब्लैक कौन सा व्हाइट दिखेगा, है ना। तो देखिएगा, आज इस पेड बैच का क्लास 1 स्टार्ट हो चुका है, क्लास 1 स्टार्ट हो चुका है। और इस क्लास 1 में आज हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो हाजिक आप नहीं दिख रहे थे सर, अच्छा मैं नहीं दिख रहा था, सही हो गया, चले ठीक है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो सिलेबस है, टीजीटी आर्ट का जो सिलेबस है ना, टीजीटी कला का जो सिलेबस है, इसको मैं निर्धारित करूंगा, जिसमें आप लोग कहते हैं कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किसके बारे में जानकारी लेना है। आज इसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे और एक एक चीजों को, एक एक बिंदु को सिलसिले क्रम में देखेंगे। और आज भी आप लोगों को जिन्हें हमारे इस टीजीटी कला बैच में जुड़ना है, इस पेड बैच में जुड़ना है, वो 73 76 83 83 83 83 43 पर कॉल करिएगा, 83 83 43 पर कॉल करिएगा, सारी समस्याएं आपका निदान हो जाएंगी। जी बिल्कुल भाई, कामिनी सरोज जी। और जिनको ये लग रहा है कि ऐप पर क्लास नहीं होगी, मैं जीमेल पर क्लास दूंगा, है ना, मैं जीमेल पर क्लास दूंगा और आप शेयर करके मुझे दिखाइएगा तो पता चल जाएगा, है ना। मैं जीमेल पर क्लास दूंगा, है ना, जीमेल पर मैं क्लास दूंगा और आप इस जीमेल पर ही पढ़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे, है ना, वहीं पढ़ेंगे जो एडमिटेड रहेंगे। जब से मैं चाह लूंगा तब से आप जीमेल पर ही जुड़ेंगे। और सरिता वर्मा जी, सुप्रिया राज जी, सरिता वर्मा जी, आप इतना मैसेज की लेकिन आज अभी दिख नहीं रही हैं आप लाइव क्लास में। अभी पेड बैच चलेगा, पेड देखिएगा भाई। हाँ जी, सभी लोग जितने लोगों को डर लग रहा था, सुजीत कुमार जी, गुड आफ्टरनून सुजीत जी। तो अभी सुजीत जी, आपने एडमिशन की प्रक्रिया की बात नहीं किया है, एडमिशन की प्रक्रिया की बात नहीं किया है, तुरंत क्लास में ही आप 73 76 83 83 43 पर कॉल कर लीजिए, है ना, और सारी प्रोसेस आपको मिल जाएगा। चले आगे चलिएगा। इस पेड बैच में हमारी आज पहली कक्षा चलने जा रही है, पहला क्लासेस चलने जा रहा है और आज हम यहां पर पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक का पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे। देखिएगा, आज हम लोगों को किसकी बात करना है, आज हम लोगों को पाठ्यक्रम की बात करना है ना, पाठ्यक्रम पर चर्चा करना है। आइए देखते हैं आज हम लोग किसकी बात करेंगे, पाठ्यक्रम परिचर्चा, है ना, पाठ्यक्रम परिचर्चा। चले आज हम लोग बात करेंगे किसकी, पाठ्यक्रम परिचर्चा की चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस पाठ्यक्रम परिचर्चा में सबसे पहला जो निर्धारित किया गया है वो प्रागैतिहासिक काल निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकला निर्धारित किया गया है। भारत में प्रागैतिहासिक कला निर्धारित किया गया है। प्रागैतिहासिक कला भारत के परिप्रेक्ष्य में, प्रागैतिहासिक कला भारतीय परिप्रेक्ष्य में, है ना,
इसकी चर्चा करना है। प्रागैतिहासिक कला या प्रागैतिहासिक काल भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना है। और इसमें आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसे आप कहेंगे पूरा पाषाण काल, है ना, जिसे आप कहेंगे पूरा पाषाण काल, जिसे आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसे प्राचीन पाषाण काल के नाम से भी आप जान सकते हैं। प्राचीन पाषाण काल या प्रस्तर युग, है ना, पाषाण काल की चर्चा करेंगे। इससे तो लिख और उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे और फिर यहां पर हम नव पाषाण काल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? नव पाषाण काल की चर्चा करेंगे। इन तीनों ही समयानुसार इनकी चित्रकला रहन सहन शैली में क्या मिलेगा? रहन सहन शैली में परिवर्तन मिलेगा, परिवर्तन मिलता चले जाएगा और यहीं पर आप कहेंगे नवीनता की ओर अग्रसर हो जाएगा। किधर अग्रसर होगा? नवीनता की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। निकलेगा यार, वो निकाला था कल, है ना। चले समयानुसार की बात किया जाएगा। प्रीति श्रीवास्तव जी, समयानुसार चित्रकला और रहन सहन में क्या नजर आएगा? परिवर्तन नजर चला आएगा। आगे चलिएगा, आगे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लिखिएगा और लिखते चलिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज और जल्दी से लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं दोबारा अब सिलेबस पर परिचर्चा नहीं करूंगा। अब मैं सिलेबस को आगे लेकर बढ़ूंगा, है ना। प्रीति श्रीवास्तव जी नमस्कार। प्रीति जी, आपने एडमिशन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। अब ये जीमेल पर, आज सभी के जीमेल पर क्लास गई होगी। आज अभी मेरा टेक्नीशियन जीमेल पर जोड़ के आप सभी को अब लिंक प्रोवाइड करेगा, तो सभी लोग पेड बैच में जुड़ जाइए। 1-2 लेक्चर पेड बैच का 1-2 लेक्चर मैं पढ़ाते समय पब्लिक करूंगा, बाद में ये अनलिस्टेड हो जाएगा वीडियो। बाद में ये वीडियोज को मैं अनलिस्टेड करा दूंगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके जीमेल पर जाएगा। बस मेरी बात को आज ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आज मैं अल्टीमेट 3 दिन नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया है। सरिता वर्मा जी, आज अभी आप नहीं दिख रही हैं, अभी आप दिख भी नहीं रही हैं सरिता वर्मा जी, और आपने ही सबसे ज्यादा किया प्रोसेस। चले आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट, है ना। उसके बाद आप देखेंगे इस प्रागैतिहासिक काल में आप किसको किसको पढ़ेंगे, है ना। इस प्रागैतिहासिक काल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? चलिए, इस प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों को जो पढ़ना है, यहां पर सबसे पहले हम लोगों को मिर्जापुर के बारे में पढ़ना है। मिर्जापुर के बारे में पढ़ना है, और इस मिर्जापुर के बारे में आप देखेंगे बेलन नदी घाटी। किसकी बात करेंगे हम? बेलन नदी घाटी की बात करेंगे, चुनार की बात करेंगे, चुनार की बात करेंगे, और साथ में आप लखनिया की बात करेंगे, लखनिया दरी की बात करेंगे, लखनिया दरी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लखनिया दरी की मैं लिख चुके हूं सिलेबस, अभी पता चल जाएगा कामिनी जी कि क्या लिखी है। मिर्जापुर लिख ली होंगी, और मिर्जापुर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको देखिए। बेलन नदी घाटी, चुनार और लखनिया दरी की चर्चा करना है। यहां पर मिलने वाले साक्ष्य का, यहां पर मिलने वाले किसकी चर्चा करेंगे? साक्ष्य का चर्चा करेंगे, अर्थात इसके पुरातत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुरातत्व, है ना, पुरातत्व के बारे में यहां पर चर्चा किया जाएगा प्रागैतिहासिक काल का। 1880 मिर्जापुर यूपी, बिल्कुल भाई। आगे चलें, मिर्जापुर के बाद हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो भीमबेटका की चर्चा करेंगे। सिलेबस में आपको भीमबेटका दिया है, लेकिन ये भीमबेटका है ना, ये भीमबेटका है। सिलेबस में भीमबेटका दिया है, भीमबेटका हो जाएगा राकेश कुमार जी। चले आगे देखिएगा, भीमबेटका के बाद हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो हो जाएगा आपका रायगढ़। वो कौन सा हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी का पुरातत्व, है ना, नर्मदा नदी घाटी का साक्ष्य
और जो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, सिलेबस में आपका दिया गया है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, होशंगाबाद दिया है, और वर्तमान में इसे क्या कहा जाएगा, वर्तमान में इसे नर्मदापुरम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्तमान में इसे नर्मदापुरम कहा जाएगा। नहीं सर, ठीक है, चले कोई बात नहीं। चले भीमबेटका, भीमबेटका रायगढ़ नर्मदा नदी घाटी हो गया। चले नर्मदा नदी घाटी नजर आया, और आगे चले, हम आगे चलेंगे तो आपको बांदा दिखाई पड़ेगा, बांदा उत्तर प्रदेश का बांदा, ठीक है। और फिर हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो कौन सा आएगा, पंचमढ़ी नजर आएगा। कौन सा, पंचमढ़ी की बात करेंगे हम लोग, पंचमढ़ी के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में आप देखिएगा यहां पर इत्यादि दे दिया है ना, इत्यादि दे दिया, ईटीसी दिया, और इस ईटीसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पढ़ाने वाला, क्वेश्चन को निर्धारित करने वाला, सिलेबस के बारे में जानकारी रखने वाला ही ईटीसी पढ़ाएगा, ईटीसी पढ़ाएगा। इतना तो सिलेबस में दे दिया है ना, इतनी सारी बातों को सिलेबस में तो दे दिया, लेकिन अब ईटीसी भी दे दिया, एक्सेट्रा भी दे दिया, तो आपको एक्सेट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। एक्सेट्रा में अन्य भी जुड़ जाएंगे, एक्सेट्रा में जो आपका अन्य होगा वो भी जुड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कास्य युगीन, और आप बताएंगे, जैसे आप देखेंगे कास्य युगीन, प्रस्तर युगीन और लौह युगीन, इनकी भी बात करना है। कास्य युगीन ईटीसी में आपको क्या पढ़ना है, ईटीसी में आपको कास्य के बारे में पढ़ना है, ईटीसी में आपको प्रस्तर के बारे में पढ़ना है, और ईटीसी में आपको लौह के बारे में पढ़ना है, ईटीसी में आपको इनके बारे में भी पढ़ना है, एक्सेट्रा में इनके बारे में, प्रस्तर, कास्य और लौह के बारे में भी आपको जानकारी लेनी होगी। जल्दी जल्दी आप लोग सिलेबस को डिफाइन करते चले प्लीज, जल्दी जल्दी, और फिर मैं आगे चलूं। और साथ में आपको प्रागैतिहासिक काल का अन्वेषण एवं उत्खनन के बारे में भी चर्चा करना होगा। ईटीसी में आपको अन्वेषण एवं उत्खनन के बारे में भी चर्चा करना होगा। अन्वेषण और उत्खनन क्या होता है, मानव का विकास क्रम कैसे चला, चित्रकला का विकास क्रम कैसे चला है, इसके बारे में आपको देखना होगा, इसके बारे में आप लोगों को देखना होगा, है ना। चले आगे देखें, प्रागैतिहासिक काल की बात हम लोग कर रहे हैं, मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, बेलन नदी घाटी, चुनार, लखनिया दरी, साक्ष्य और पुरातत्व की बात करेंगे, भीमबेटका या भीमबेटका की बात करेंगे, जिसमें कांस्य, प्रस्तर और लौह की बात करेंगे, रायगढ़, पंचमढ़ी, नर्मदा नदी घाटी, साक्ष्य, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, बांदा, और इनकी बात करना है, इनकी बात करना है। तो आप लोग जल्दी से हमें बताइएगा कि आप लोग डिफाइन कर लिए कि नहीं, डिफाइन करते चल रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चले भाई जल्दी से आप यस या नो बताइए, लिखते चल रहे हैं, उसके पास भेजे हो। का प्रयास करें कि आप लोग लिखते चल रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। चले जल्दी से बताएं। कामनी जी ने कहा जी सर, अवधेश यादव ने यस सर। और आज से आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिएगा। अब आपको मैं सीक्वेंस से लेकर आगे बढ़ूंगा, जिस सीक्वेंस का इंतजार आपको था उस सीक्वेंस से मैं आपके साथ आगे चलूंगा। सारी डेमो की क्लासेस चल चुकी हैं, सारे टॉपिक के लगभग टॉपिक का मैंने डेमो दे दिया है। अब आप लोगों को पेड बैच में सीक्वेंस वे दिखाई पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस नजर आएगा। अब यहां से वहां, वहां से वहां की बात नहीं करेंगे, एक एक करके हम सीक्वेंस की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अब आगे चलिए, आगे देखेंगे, यहां पर दिया गया है सभ्यता। अब कौन कौन सी आपको सभ्यता पढ़ना है इसको देखिए आप। इस सभ्यता में आप लोगों को सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है सभ्यता में, तो देखिएगा सभ्यता में सबसे पहले आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्यतः हम जिसकी चर्चा करेंगे प्रॉपर वे में, जो सिलेबस में दिया गया है, मुख्यतः जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बारे में आपको देखना होगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में जानकारी लेना होगा। अब आगे दूसरी सभ्यता आपको नजर आएगी, और इस दूसरी सभ्यता में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता नजर आएगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना।
मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा आप देखेंगे तो आपको मिस्र या दजला फरात, मिस्र है ना, एवं दजला फरात की सभ्यता, दजला फरात की घाटियों की सभ्यता के बारे में चर्चा करना है। दजला फरात की घाटी के बारे में आपको पढ़ना है। तो मिस्र की सभ्यता आपको देखनी होगी, मिस्र की सभ्यता। तो ये तीन सभ्यताएं आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको इत्यादि नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या नजर आएगा, इत्यादि, या इसके समकालीन जो और सभ्यताएं होंगी उन सभ्यताओं के बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, उन सभ्यताओं के बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इतना इसे देख लीजिए, है ना, इतनी बातों को आप यहां पर देख लेंगे। अब आगे देखेंगे, आप आगे देखेंगे तो भारतीय चित्रकला के अंग की चर्चा करना है ना। चलिए, तो इतनी बातों को आप देखते चलिए। उसके बाद हम जब चर्चा करेंगे अगले पॉइंट में तो आपको दिखाई पड़ेगा मंदिर स्थापत्य कला। अगले पॉइंट में हम लोगों को देखना है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में जानकारी लेना है, मंदिर स्थापत्य कला। और इस मंदिर स्थापत्य कला में, मंदिर स्थापत्य कला में तीन शैली आपको पढ़नी है, तीन शैलियां आप लोगों को पढ़नी है, या तीन शैलियों का कालक्रम पढ़ना है आपको, तीन शैलियों का कालक्रम पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे यहां पर दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा नागर शैली, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा बेसर शैली, उसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ द्रविड़ शैली की बात करेंगे, द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली में विभिन्न प्रकार के राजवंश दिखाई पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के राजवंशों का कालक्रम दिखाई पड़ेगा, राजवंश का कालक्रमानुसार ये आगे बढ़ेगा, जिसमें विभिन्न शैली नजर आएगी, जैसे नरसिंह वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, राजराज वर्मन, है ना, राजराज वर्मन, ये सब शैलियां स्थापत्य की शैली आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप बेसर की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत की हम चर्चा करेंगे, मध्य भारत की चर्चा करेंगे। और नागर की बात करेंगे तो उत्तर भारत की चर्चा करेंगे। ये मंदिर स्थापत्य की तीन शैलियां भी आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, नागर, बेसर और द्रविड़, नागर, बेसर और द्रविड़ की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको नागर, बेसर और द्रविड़ की बात करेंगे। अन्य मंदिर में आपको नजर आएगा, अन्य मंदिर में जैसे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, चंदेल वंश का मंदिर, खजुराहो छतरपुर वाला मंदिर। जी सर, लिख रहे हैं, बिल्कुल लिखते चलिएगा। ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ना होगा, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली की चर्चा हम लोगों को करना होगा, नागर, बेसर और द्रविड़ के बारे में चर्चा करना होगा। चलिएगा, जल्दी से आप लोग हमें डिफाइन करिएगा। पानी देना ये हमें, कि आप लोग लिखते चल रहे हैं, ये सारी बात हम लोगों को करना है, ठीक है ना। चलते चलें, आगे चलें। चले बताइएगा, लिखते चल रहे हैं आप सभी लोग, प्लीज बताते चले हमें आप। जल्दी से आप बताइएगा हमें कि आप सारी बातें लिखते चल रहे हैं, और लिख लीजिएगा तो जल्दी से हमें बता दीजिए, जिससे मैं आपके साथ आगे बढ़ चलूं, बिना रुके हुए मैं आगे बढ़ चलूं आप लोगों के साथ। चले आगे की चर्चा करते हैं। कामनी सरोज जी लिख लिए हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल कामनी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं भाई। एक न एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी, एक न एक दिन ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। चले आगे देखेंगे, आगे आप देखिएगा तो यहीं पर लगे हाथ आपको दिखाई पड़ेगा भारतीय चित्रकला के 6 अंग, है ना। यहां पर सिलेबस में दिया है भारतीय चित्रकला के, भारतीय चित्रकला के 6 अंग की चर्चा करना है। भारतीय चित्रकला के 6 अंग, है ना। ये भारतीय चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से होंगे, इसको देखिएगा आप। देखिए 6 अंगों में सबसे पहले जोगी मारा,
जोगीमारा अर्थात इसे आप अजंता अजंता एवं एलोरा की गुफा की चर्चा करेंगे। अजंता एवं एलोरा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जिसकी गुफा की चर्चा करेंगे वो बाघ की गुफा होगी, बाघ की गुफा होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाघ के आगे बढ़ेंगे तो आपको बादामी दिखाई पड़ेगा, बादामी की गुफा दिखाई पड़ेगी, बादामी। आगे चलेंगे हम लोग तो एलिफेंटा की गुफा आपके सामने नजर आएगा, है ना। एलिफेंटा, बादामी अथवा एलिफेंटा की बात करेंगे। फिर आगे हम लोग जब चलेंगे तो सित्तन, है ना, सितन वासल, है ना, सित्तन वासल आगे की बात करेंगे तो इसे सित्तन वासल, सित्तन वासल। और साथ में आप देखेंगे यहां पर इत्यादि लग गया, यहां पर इत्यादि लग गया तो जो बचा हुआ है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। दिनेश यादव जी, बिल्कुल भाई दिनेश जी, गुड आफ्टरनून दिनेश जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यहां पर भी देखें, इस पर जरूर ध्यान दें, इत्यादि लग गया तो इत्यादि सिलेबस में डिफाइन नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इत्यादि डिफाइन हो गया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इसके लिए, ठीक है ना। चले आगे चलिएगा। भारतीय चित्रकला में, भारतीय चित्रकला की ये जो साक्ष्य नजर आया है, ये जो 6 अंग नजर आए हैं, इसमें आप अजंता और एलोरा को पढ़ेंगे, बाघ की गुफा पढ़ेंगे, बादामी की गुफा पढ़ेंगे, एलिफेंटा पढ़ेंगे, सित्तनवासल पढ़ेंगे और साथ में अलोरा मैंने यहां पर लिख दिया है और इत्यादि भी जुड़ गया, इत्यादि भी जुड़ गया। जब इत्यादि जुड़ गया तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इत्यादि में भी सारी चीजें जो आपके सिलेबस में निर्धारित नहीं है वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये बस आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं। अंकित शर्मा जी, अंकित जी, आप आज ये पेड बैच का सिलेबस मैंने पब्लिक करा दिया, अब नहीं होगा। अब ये लिंक सीधे सीधे आपके जीमेल पर जा रहा है, तो चले आप यहां पर देखने का प्रयास करें। और जिन्होंने लिंक नहीं भेजा है, अपनी जीमेल आईडी नहीं भेजी है, तो प्लीज आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जीमेल आईडी भेज दें। आप जीमेल आईडी प्लीज भेज दें। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो प्लीज अपनी जीमेल आईडी भेज देंगे। चले आगे देखेंगे। बाघ की गुफा, बादामी, सित्तनवासल इत्यादि। सर ये सरिता देखिएगा तो आप लोग इसको देखते चलिएगा। क्यों सर धर्मेंद्र यादव जी, क्यों सर? बस आप लोगों के जीमेल पर ही, आप लोगों के जीमेल पर ही ये क्लास मिलेगी, बाकी और कहीं क्लास नहीं मिलेगी। जो सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे सर ना। इत्यादि वाला भी पढ़ाऊंगा, इत्यादि वाला भी पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। 125 में आपको 118 119 टारगेट करना होगा तो ये ईटीसी भी पढ़ना पड़ेगा, ये ईटीसी भी पढ़ना पड़ेगा नीलम यादव जी। ये बिना ईटीसी के सिलेक्शन नहीं होने वाला, बिना ईटीसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये एक्सेट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलें, आगे चलें तो अगले पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे जो सिलेबस में डिसाइड है, इसको देखिएगा। अगला पॉइंट आपका भारतीय लघु चित्रकला नजर आएगा। ज्यादा टाइम नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो यार ईटीसी भाई समय पर ही, धर्मेंद्र यादव जी आप लोग समझने का प्रयास करें। सिलेबस का ही तो ये अंग है ना ईटीसी, सिलेबस का ही तो ये अंग है ईटीसी ना। इत्यादि कि सिलेबस से बाहर हो गया है? बताइए धर्मेंद्र यादव जी, बताइए क्या ये ईटीसी जो दिया है, इत्यादि दिया है, क्या ये सिलेबस से बाहर का अंग है क्या? सिलेबस के बाहर का अंग तो नहीं है ना। आप लोग इतना ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, सारी चीज सिलेबस तो कंप्लीट कराने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिलेबस के बाहर कहां कंप्लीट कराया जाएगा? बताइए, सिलेबस तो इतना लंबा है जिसे कंप्लीट कराना हालत खराब कर देगा, और सिलेबस से बाहर क्या मैं इतिहास पढ़ाने जाऊंगा क्या? नहीं, जो ईटीसी दिया है उसी के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। दिनेश यादव जी कब से ऐप पर चलेगी? आज से ही चल रही है, अभी देखेंगे आप। जिनके जीमेल पर गया है वो ठीक है, नहीं अनलिस्टेड हो जाएगा, आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, है ना, नहीं देख पाएंगे, अभी तुरंत अनलिस्टेड हो जाएगा, अभी तुरंत तुरंत ये अनलिस्टेड नजर आएगा। चले आगे देखेंगे। आगे देखें, भारतीय लघु चित्रकला, अगला पॉइंट में आप देखेंगे भारतीय, भारतीय लघु चित्रकला, भारतीय लघु चित्रकला। अब इस भारतीय लघु चित्रकला के बारे में किसको किसको पढ़ना है ना। भारतीय लघु चित्रकला के बारे में क्या क्या पढ़ना है तो देखिएगा, जैसे जैन, जैसे जैन चित्रकला,
जैसे जैन चित्रकला, आगे देखेंगे, जैसे जैन चित्रकला। अभी आप कामिनी जी हंस रही हैं, कल से पता चल जाएगा ना, कल से पता चल जाएगा लोगों को कि कैसे मिलेगा, तब परेशान होंगे। देखेंगे पाल चित्रकला है ना, पाल चित्रकला, पाल चित्रकला। आगे आप देखेंगे अगले पॉइंट में सेन चित्रकला, सेन चित्रकला की बात किया जाएगा। और साथ में हम लोग जिसकी बात करेंगे वो अपभ्रंश, अपभ्रंश चित्रकला की चर्चा करेंगे हम। अपभ्रंश चित्रकला, अपभ्रंश चित्रकला की बात किया जाएगा, अर्थात ईटीसी की चर्चा कर लेंगे, इत्यादि की चर्चा कर लेंगे। ईटीसी, हाँ जी प्रतिमा यादव जी, गुड आफ्टरनून। प्रतिमा जी, आपने जो किया था वादा उससे भी आप मुकर गए हैं ना। प्रतिमा यादव जी, दीपक पांडे जी, गुड आफ्टरनून। दीपक पांडे जी, गुड आफ्टरनून भाई। तो इसको समझने, देखिएगा एडमिशन तो अभी मैं नहीं ली हूं, तो आप एडमिशन नीलम जी ले लीजिएगा। नहीं आप, अब आप लोगों के लिए समस्याएं हो जाएंगी, प्लीज आप लोगों के लिए समस्याएं हो जाएंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, या आप जैन चित्रकला पढ़ेंगे, पाल चित्रकला, सेन चित्रकला, अपभ्रंश चित्रकला, और यहां पर भी दिया गया है ईटीसी, यहां पर भी दे दिया गया ईटीसी। और जितने लोग क्लास में लाइक हैं प्लीज क्लास को लाइक कर देना, लाइव जो है वो लाइक कर देना। तो यहां पर 4 चित्रकला के बारे में आपको पढ़ना है और साथ में आपको ईटीसी भी पढ़ लेना है। और जब ईटीसी की बात आएगी तो अन्य नजर आने लगेगा, अन्य नजर आने लगेगा, है ना। और इसी के साथ, इसी के साथ यहां पर भारतीय लघु चित्रकला में भी आपको प्रांतीय, प्रांतीय चित्रकला पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रांतीय चित्रकला पढ़ना पड़ेगा। और प्रांतीय चित्रकला में आपको कौन कौन सी चित्रकला पढ़ना है, तो आपको देखना पड़ेगा अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, गुजरात, गुजरात, मालवा, अहमदनगर, बीजापुर, गुजरात, मालवा, फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी। और किसको पढ़ना होगा, फतेहपुर सीकरी के बाद आपको पढ़ना होगा जौनपुर, जौनपुर। और आपको जौनपुर के बाद पढ़ना होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इतने, जम्मू कश्मीर इत्यादि, इतने चित्र, प्रांतीय चित्रकला के बारे में आपको जानकारी लिखागा। सर जीमेल पर नहीं आया है, अवधेश यादव जी जीमेल पर नहीं आया है अभी। मेरा टेक्नीशियन, मैंने आपको बताया था कि 24 आवर्स, जब आप सभी लोग जीमेल दे देंगे और वो जीमेल मैं यूट्यूब पर डालूंगा और वो जब प्रूफिंग हो जाएगी तो 24 आवर्स के बाद आप लोगों को क्लास जीमेल पर चला जाएगा, आप लोगों की क्लास जीमेल पर होने लगेंगी। ये यूट्यूब का प्रोसेस होता है कि इतने लोगों की आईडी एक्सेप्ट कर लिया है यूट्यूब और आप लोगों के लिए फिर ये जीमेल पर क्लासेस चली जाएंगे। अवधेश जी, कामिनी सरोज जी, धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोगों की क्लासेस अब जीमेल पर ही जाएगा। बस आज प्रूफ हो जाने दीजिए, प्रूफ यूट्यूब कर ले और फिर आपकी क्लासेस, जैसे आप देखें बायो टीजीटी, हमारे बायोलॉजी टीजीटी की क्लास अब ऐप पर जा रही है, क्योंकि वहां पर एडमिशन जो थे उसे यूट्यूब प्रूफ करके आगे बढ़ा दिया है चैनल के साथ। तो वैसे आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी इस तरीके की प्रूफ आ जाएगा, आपको एक मैसेज जाएगा और आपको लिंक मिलने लगेगा, आपको लिंक एक्सट्रीम चैनल की ओर से मिलने लगेगा। बस आज 24 आवर्स का वेट करिएगा, बस 24 आवर्स का वेट कर लीजिए आप लोग, जितने लोग हमारे पेड बैच में एडमिटेड हैं। नीलम यादव जी, अभी ऑफर है ना, तो एक बार आप दिए गए नंबर पर अमित सर से संपर्क कर लीजिए, वो बता देंगे कि अभी ऑफर है कि नहीं है ना। जिनको अभी भी ऑफर का इंतजार है वो अमित सर से बात कर ले, क्योंकि अब मैं ऑफर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको अपने डायरेक्टर सर का नंबर लिख दे रहा हूं, आप लोग इस पर संपर्क करिए, 9415 940036। जितना मेरे से रियायत देना था मैं आप लोगों के लिए रियायत दे दिया, लेकिन अभी तक आप लोग सो रहे हैं तो अब यहां संपर्क करें। या दूसरा, अगर आपको मेरे से बात करना है तो 7376 83 83 43 पर संपर्क कर लीजिएगा, 7376 83 83 43 पर संपर्क करिएगा या इस पर संपर्क करिएगा। चले आगे देखें, इतनी बातों को आप लोगों ने लिख लिया है, समय के रहते आप बताइएगा हमें, समय करना ही है, करना ही पड़ेगा और समय पर करना पड़ेगा। ये 3 मोटो मेरे याद रखना, अगर जीवन में सफल है तो ये 3 मोटो मेरा याद रखना, करना है, करना ही होगा और समय पर करना होगा, और समय पर करना होगा। ये 3 मोटो आपको याद करना पड़ेगा। तो बताइएगा,
प्रांतीय चित्रकला अहमदनगर, बीजापुर, गुजरात, मालवा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, जम्मू कश्मीर ईटीसी के बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी होगी। आप लोगों को जानकारी रखनी होगी। आगे चलूं मैं? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी मैं आगे चलूं। चले आगे चलिए। अगला पॉइंट देखें आप, अगला पॉइंट आप देखें यहां पर। अगला आपको पढ़ना है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला देखें, इस राजस्थानी चित्रकला में आप लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना है? तो देखेंगे राजस्थानी चित्रकला में आपको विभिन्न विभिन्न शैलियों के बारे में, विभिन्न शैली का वर्णन, विभिन्न शैली का वर्णन आपको देखना है। और इस विभिन्न शैली में आप देखिएगा क्या क्या नजर आएगा। जैसे आप देखेंगे बूंदी शैली, बूंदी शैली पहला आपको पढ़ना है, बूंदी शैली। उसके बाद आप देखेंगे कोटा शैली, कोटा शैली। फिर आपको पढ़ना है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली और साथ में आप देखेंगे जयपुर, जयपुर शैली और इत्यादि दे दिया गया। जयपुर शैली और पुनः यहां पर आपको लिख दिया गया इत्यादि। पुनः आपको क्या लिख दिया गया? इत्यादि लिख दिया गया। बस इत्यादि के बारे में समझते चलिए, इत्यादि के बारे में समझते चलिएगा कि इत्यादि दे दिया, इत्यादि। और इत्यादि देने से जानते हैं कठिनाई बढ़ जाती है, इत्यादि से कठिनाई बढ़ जाती है। तो देखेंगे बूंदी शैली पढ़ना है, कोटा शैली पढ़नी है, किशनगढ़ पढ़ना है, जयपुर शैली पढ़नी है और इत्यादि के बारे में पढ़ना है, इत्यादि के बारे में। आगे देखें, आगे देखिएगा आप अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगले पॉइंट में आपको देखना है राजस्थानी शैली का ही एक अंग है जिसे पहाड़ी शैली के रूप में आप देखेंगे। पहाड़ी शैली राजस्थानी शैली का अंग है। राजस्थानी शैली का क्या है? राजस्थानी शैली का अंग है। क्या है ये? राजस्थानी शैली का ये अंग है जिसमें कांगड़ा और बसौली शैली पढ़नी है ना, जिसे कांगड़ा, कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली या आपको बसौली या हड़ौती शैली पढ़ना है। बसौली अथवा हड़ौती शैली के बारे में आपको जानकारी लेनी है। बड़ौती या बसौली या हड़ौती शैली के बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है। किसमें? पहाड़ी शैली के बारे में, पहाड़ी शैली के बारे में देखिएगा आप यहां पर। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला में आपको 4 के बारे में पढ़ना है, बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़, जयपुर इत्यादि के बारे में पढ़ लेना है। और अगले पॉइंट में आप देखेंगे कि इसी का एक मिश्रित रूप है, राजस्थानी शैली का ही ये मिक्सचर रूप है, मिश्रित शैली का प्रभाव है। फोन उठाओ। तो का अंग है जिसे कांगड़ा शैली, बसौली या हड़ौती शैली के नाम से जाना जाएगा। ये 2 बातों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं राजस्थानी शैली का ही विकसित रूप है और राजस्थानी शैली का ही ये मिक्सचर है, मिश्रित रूप है। क्या है? मिश्रित रूप है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। राजा जी गुड आफ्टरनून, राजा जी भाई स्वागत है आपका। देखिए राजा जी राजस्थानी शैली की बात करते करते राजा जी भी यहां पर आ गए। राजा जी स्वागत है आपका। तो यहां पर देखें पहाड़ी शैली, ये पहाड़ी और राजस्थानी शैली मुख्यतः राजाओं की शैली है। किसकी शैली है? मुख्यतः राजाओं की शैली है। किसकी शैली है भाई? राजाओं के बारे में जानकारी देता है, राजा शैली है। यहां पर विभिन्न राजाओं के बारे में जानकारी दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे विक्ट्री पिलर नजर आएगा, राणा कुंभा नजर आएंगे, बहुत सारे जो मुगल बादशाह के क्रम में जो नजर आए थे, विभिन्न राजपूत वंश नजर आया था। इन्हीं राजपूत वंश के कालक्रम में ये दिखाई पड़ेगा, ये सभ्यता दिखाई पड़ेगी। किसका एडमिशन है? तुरंत एडमिशन।
तो इसको देखें आप, बिल्कुल भाई, इसको आप लोग समझ पा रहे हैं, ये राजाओं का ही कालक्रम होगा। राजाओं के नाम पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर राजाओं के नाम पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो राजाओं के कालक्रम पे आप कहां चले जाएंगे, राजस्थानी शैली की नाम बताएंगे। चितेरा, चितेरा शैली, राजस्थानी चित्रकला का जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थानी शैली में, आप देखेंगे चितेरा शैली की बात कर लिया गया। चितेरा शैली के बारे में भी जानकारी मिल गया। अभी तक आली चितेरा शैली के बारे में जानकारी लेना है। दिनेश यादव जी, राजा जी, कामनी सरोज जी, जो क्वेश्चन पूछा गया है चितेरा आर्ट क्या है, तो चितेर जो सबसे कठिन माना जाता था वो मेरे अनुसार सबसे सरल था। चितेरा का मतलब क्या, चितेरा का मतलब राजस्थानी, राजस्थानी स्थानीय भाषा में राजस्थान के चित्रकारों को क्या कहा जाएगा, राजस्थान के चित्रकारों को चितेरा कहा जाता है, कलाकारों को चितेरा कहा जाता है। और इन चितेरा के द्वारा क्या किया जाता है, लगभग मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। और जो सबसे कठिन लोग मान रहे हैं ना, वो सबसे सरल क्वेश्चन था, सबसे सरल क्वेश्चन था, क्योंकि टिक्का मरवाने से सिलेक्शन नहीं होता, टिक्का मरवाने से सिलेक्शन नहीं हो जाता मेरे शेर और शेरेनियों। तो पहले गहन अध्ययन करो सिलेबस का, उसके बाद तो हम ही हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। बसौली अथवा हड़ौती शैली की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग, चले आगे चले। इतनी बातों को आप लोगों ने लिख लिया, मुझे बताइएगा, लिखते चले आप सभी लोग। दिनेश यादव जी, बिल्कुल याद हो जाने दीजिए, याद हो जाने दीजिए ना। क्यों सिलेक्शन, जो कहता है वो सिलेक्शन क्यों नहीं ले लेता, फिर जो कहता है उसको सिलेक्शन भी तो ले लेना चाहिए ना। कहने वालों के चक्कर में आप पड़ेंगे ना, हमेशा परेशान रहेंगे। अच्छा, क्यों नोट्स क्यों बनाते हो, हाँ जी ये तो बात सही है, नोट्स क्यों बनाते हैं। और जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम के टाइमिंग में क्या सारा वीडियोज उठा के देखेंगे क्या, दूसरे के बारे में आप जानकारी ना रखें, अपने बारे में। और मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, जो किताब बताई जा रही है, ये बताइए वो स्टूडेंट ही क्या जिसके पास अपना नोट्स ना हो। कौन है महात्मा बुद्ध, कौन है विवेकानंद, जिसको सारी बातें, सर उनकी बातों से मैं बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, तो जहां मोटिवेट है वो ज्यादा सही होगा, है ना, मोटिवेट। नीलू यादव जी, ये बताइए कि आप लोग क्यों बिना सिलेबस का, बिना नोट्स का जो कह दिए, जो पढ़ाते टिक्का मरवाते समय जो कह दिए, आप मोटिवेट हो जाते हैं और उन्हीं लोग क्या करते हैं, वहीं असफल करा देते हैं, वहीं लोग असफल करा देते हैं। तो प्लीज असफलता नहीं, समय पर आप नोट्स बनाते चलिए। आपका अपना क्या होगा, आपका अपना एक नोट्स होगा। मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा और आपको वन लाइनर भी दूंगा, वन लाइनर भी दूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सारी प्रक्रियाएं आपके सामने नजर आएंगी। अगले पॉइंट में हम देखेंगे मुगल कला शैली, है ना, अगले पॉइंट में हम देखेंगे मुगल कला शैली, है ना। सल्तनत नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मुगल कला शैली की बात करना है। अभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जब एग्जाम डेट निर्धारित हो जाएगा तब प्रैक्टिस सेट, जब एग्जाम डेट निर्धारित हो जाएगा तब प्रैक्टिस सेट। चले मुगल शैली की बात करना है, तो मुगल शैली में आप लोगों को पढ़ना है बाबर, आपको पढ़ना है बाबर, आपको पढ़ना है अकबर, आपको पढ़ना है शाहजहां, शाहजहां, आपको पढ़ना है जहांगीर, जहांगीर, है ना। आपको क्या पढ़ना है, जहांगीर। इतनी सारी बातों को आप लोगों को पढ़ना है, बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, ये सारी चर्चा आप लोगों को करना है मुगल कालीन शैली में, है ना। मुगल कालीन शैली में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। शाहजहां को स्थापत्य चित्रकला का, स्थापत्य चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्थापत्य चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर को चित्रकला का, जहांगीर को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी करनी है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नीलू यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अमित सर, सुप्रिया राज, कामनी सरोज, बिल्कुल भाई, बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। अभी अवधेश यादव जी, आप सिलेबस लिख रहे हैं कि नहीं, है ना।
माता जी का केयर करते हुए, ऐसे भी लोग हैं, प्रतिमा यादव जी, प्रीति श्रीवास्तवा जी, सभी लोग मुझे बताइएगा कि ये सिलेबस आप लोग लिखते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जल्दी से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। चले आगे की जो बची कहानी होगी, जो आगे की बची कहानी है वो बंगाली चित्रकला है ना, बंगाली चित्रकला एवं पुनर्जागरण, बंगाली चित्रकार, चित्रकला एवं चित्रकार, बंगाली चित्रकला एवं चित्रकार, मधुबनी पेंटिंग है ना, मधुबनी पेंटिंग देखते चलें आप, बंगाली चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बाद आप देखेंगे जो आपके अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्कूल, अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्कूल, अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्कूल है ना। आगे आप देखेंगे पुनर्जागरण चित्रकला, पुनर्जागरण चित्रकार, पुनर्जागरण चित्रकार और इत्यादि के बारे में आपको जानकारी लेना है, और इत्यादि के बारे में जानकारी लेना है, इत्यादि के बारे में जानकारी लेना है। बंगाली चित्रकला एवं चित्रकार, मधुबनी पेंटिंग जो बिहार से संबंधित होगा, अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्कूल नजर आएंगे, और साथ में पुनर्जागरण चित्रकार समझ में आएंगे आपको। ये पुनर्जागरण चित्रकार के बारे में आपको जानकारी लेना है। टेक्नीशियन जो मैंने अभी दिया था उसको आप अपलोड करिएगा। अभी जो अन्य चित्रकारों के नाम आपको पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, कौन कौन से चित्रकारों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। बंगाल चलेगा, देखिएगा आप लोगों को चित्रकारी कौन कौन सी पढ़नी है वो भी आपको मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं, चलेगा। अच्छा जी, देखिएगा अन्य चित्रकारों में ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बस समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना तो चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। तो देखिएगा किसको किसको पढ़ना है तो इसको देखते चले आप, पढ़ना है यहां से देखें। जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां पर मैं लिखते भी चल रहा हूं ना, आप लोग देखते चलिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं अवनींद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको जानकारी लेना है। देखें चले तो लिख रहा हूं मैं, लिखते चलिएगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको पढ़ना है, नंदलाल बोस के बारे में आपको पढ़ना है, नंदलाल बोस के बारे में, नंदलाल बोस के बारे में, ये कलाकारों के बारे में आपको पढ़ना है। अगले कलाकार के बारे में आप देखेंगे तो असित कुमार हल्द्वार के बारे में आपको पढ़ना है, असित कुमार हल्द्वार, असित कुमार, डीपी चौधरी, डीपी राय चौधरी के बारे में आपको जानकारी लेना है, डीपी राय चौधरी, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के बारे में आपको पढ़ना है, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको पढ़ना है, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको पढ़ना है, गगनेंद्रनाथ ठाकुर है ना, गगनेंद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको पढ़ना है। इतने के बारे में इधर भी पढ़ना है आपको। टूडेज बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, लिख दे रहा हूं। देखिए अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार, डीपी राय चौधरी, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, इन बातों को आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखें आप, यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरी तरफ है ना, आप लोगों को पढ़ना है यामिनी राय के बारे में, यामिनी राय के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है अमृता सेरेगिल के बारे में, अमृता सेरेगिल के बारे में आपको पढ़ना है ना, अमृता सेरेगिल के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखिएगा और किसके बारे में पढ़ना है, यनयस बेंदे के बारे में पढ़ना है, यनयस बेंदे के बारे में पढ़ना है, के हब्बर के बारे में पढ़ना है, के हब्बर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना किसके हैं, यचयफ हुसैन के बारे में आपको पढ़ना है, यचयफ हुसैन, के एच आरा के बारे में आपको पढ़ना है ना, के एच आरा के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ में आपको देखना है कि रेखा है ना, रेखा आकार, वर्ण
संतान, पोत, अंतराल, अंतराल इत्यादि के बारे में आपको जानकारी लेना है। अंतराल इत्यादि के बारे में जानकारी लेना है। जैसे सामंजस्य दिया है, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर दिया है सामंजस्य, सामंजस्य, संतुलन, अनुपात, अनुपात और महत्व, और महत्व। बताइए, जो आपको बताते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा कीजिए, मैं लिख दिया हूं, मैं लिख दिया हूं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या जितने हमारे पेड बैच में हैं, मैं सबके पर्सनल पर भेज दूंगा, मैं सबके पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजवा दूंगा, सबके पर्सनल जीमेल पर ये चला जाएगा। तो इसको देखिएगा, इतनी बातों को आप लोगों को पढ़ना है। पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक विषय कला में ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये सिलेबस है, जिस सिलेबस के बारे में जानकारी लेना है। कम से कम आप 3 पेज में सिलेबस लिखे होंगे। 3 पेज का सिलेबस कितने लोग हैं जिनको बिना नोट्स बनाए याद हो जाएगा? बताइएगा हमें तो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिना नोट्स बनाए याद हो जाएगा? बताइए हमें। धर्मेंद्र जी, राजा जी, कामिनी सरोज, अवधेश यादव, सुप्रिया राज। हाँ सर, लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और हमें इतना बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये 3 पेज सिलेबस को बिना लिखे याद कर लिए हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपकी तब तक आपकी एक्टिविटी परिवर्तन नहीं होगा। आपको एक्टिविटी में परिवर्तन, 3 पेज में लिखे हैं ना, तो 3 पेज बिना लिखे कैसे याद हो जाएगा? याद हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, भूल जाएगा, है ना। हम लोग इतने महान नहीं हैं, हम लोग इतने महान नहीं है कि हम लोगों को याद हो जाएगा, नहीं याद होगा। जब नहीं याद होगा तो लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स के साथ साथ रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके साथ साथ लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो सभी लोग कहेंगे कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता, सिलेक्शन इतना आसान भी नहीं होता, और सिलेक्शन इतना कठिन भी नहीं होता, सिलेक्शन इतना कठिन भी नहीं होता, है ना। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जूझना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ निखरना पड़ेगा। कुछ लोग बिखर जाएंगे और कुछ लोग निखर जाएंगे। कुछ लोगों को निखरना होगा और कुछ यहीं पर बिखर जाएंगे। तो मेरे शेर और शेरेनियों, बिखरना नहीं है, क्या करना है? निखरना है, निखरना है मेरे शेर और शेरेनियों, क्या करना है? निखर जाना है ना। कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती है? मंजिलें किस्मत, किस्मत मंजिलें तय करती है। कौन कहता है कि किस्मत मंजिलों को तय करता है? मेहनत से मंजिलें भी झुका करती हैं, मेहनत पर मंजिलें भी झुका करती हैं। तो आप लोग इतना मेहनत कर दो ना कि मंजिलें भी झुक जाएं, मंजिलें भी झुक जाएं। चले आगे चलिए। बिल्कुल जी, मैंने तो पानी पी लिया। चले आगे चले भाई। इतनी बातों को आप लोगों को पढ़ना है, इतनी बातों को आप लोगों को पढ़ना है। आगे चलूं? जल्दी से सभी लोग लिख लिए हों तो मुझे बताइएगा, मैं आगे चलता हूं। चले, सभी लोग बताइएगा तो मैं आगे चलूं। चले, अंकित शर्मा जी, सभी लोग कह रहे हैं कि लिख लिए हैं। चलिए भाई, लिख लिए हैं तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पूर्णिमा वर्मा जी, पूर्णिमा जी क्या आपका भी, पूर्णिमा वर्मा जी क्या, पूर्णिमा जी, जो लोगों को याद हो जाएगा। हाँ जी, चले, हो गया। पूर्णिमा जी, आप आज पहले दिन की क्लास में जुड़ रही हैं? यस या नो में हमें जब आंसर दीजिएगा। चले, नए पेज पर कहां जाऊं?
अगर हो गया तो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कामनी सरोज जी, बिल्कुल, धर्मेंद्र यादव जी, अवधेश यादव, पूर्णिमा वर्मा, अंकित शर्मा जी। चले भाई आगे चलिएगा, और क्लास के आज पहले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट पर आप यहां पर देखेंगे कि ये प्रागैतिहासिक चित्रकला आपको नजर आएगा। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रकला की हम लोगों को चर्चा करना है। किसकी चर्चा करना है? तो हम लोगों को जिसकी चर्चा करना है वो आपके साथ नजर आएगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला, है ना भाई। चले, प्रागैतिहासिक, सर अयोध्या से कितने लोग हैं? अच्छा जी, जितने भी लोग होंगे वो जरूर बता देंगे कि अयोध्या से हम कितने लोग हैं। अभी तो पूर्णिमा वर्मा जी, जी सर। तो अगर पूर्णिमा जी आपको हमारे बैच में एडमिटेड होना है, क्योंकि अब ये क्लासेज सीधे सीधे सबके जीमेल पर जाएगा, 7376 83 83 43 पर आप मेरे से संपर्क कर रहे हैं, संपर्क कर लें, क्लास के तुरंत बाद संपर्क करें, है ना। अगर आपको मेरे साथ क्लास करना है तो 7376 83 83 43 पर एक बार मेरे से संपर्क कर लें। सुप्रिया जी शायद हैदरजा, मैं नहीं समझ पाया मैं नहीं समझ पाया सुप्रिया जी आप क्या कहना चाहती हैं। और आप लोग जितना पढ़ के कहीं और से पढ़े होंगे वो आप मेरे साथ डिबेट करने का प्रयास करिएगा। जब मैं पेड बैच में चलूंगा तो आपके डिबेट को मैं स्वीकार करूंगा। आप लोगों को कोई समस्या होगा, आप लोगों को, अंकिता यादव जी, जितने लोगों को कोई समस्या होगी ना वो मेरे से जरूर संपर्क कर लीजिएगा। प्लीज एक बार आप सभी लोग डाउट सेशन में संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि वही आपका क्या करेगा, वही आपकी दिमाग को, वही आपको दिमाग से, आजकल लग रहा है कि मेरे पेड बैच में अयोध्या वालों की संख्या ज्यादा है। बिमलेश गोंड गांजीपुर, चले आगे देखें, अंकित शर्मा, मैं भी, चले क्या बात है, सभी लोग अयोध्या की नगरी से मुझे याद कर रहे हैं। चलो आगे देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला की चर्चा करना है तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को तीन भागों में बांटा जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला को तीन भागों में बांटा जाएगा, जिसे आप कहेंगे पूरा पाषाण काल, है ना, जिसे आप क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, पूरा पाषाण काल। और यहां पर हम जिसकी बात करेंगे उससे मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे, मध्य पाषाण काल की बात होगा। और आगे चर्चा करेंगे हम, आगे की चर्चा में आपको नव पाषाण काल नजर आएगा। नव पाषाण काल के बारे में हम आपके साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। किसके बारे में? अंबेडकर नगर, मऊ से अवधेश जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीटेट कब से चलेगा सर? थोड़ा स्वस्थ हो जाने दीजिए, थोड़ा मुझे स्वस्थ हो जाने दीजिए बिमलेश जी। कि क्या मतलब मैं इतना अस्वस्थ हो जाऊं कि जो क्लासेस चलनी चाहिए वो भी बंद हो जाए? नहीं ना, बस थोड़ा स्वस्थ हो जाने चाहिए। फीवर हो रहा है, जुकाम हो गया है, स्वस्थ हो जाने चाहिए। सी टेट की क्लास चलेगी, सी टेट की क्लास चलेगी मेरे शेर और शेरेनियों। तो देखेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की चर्चा हम लोग जिसमें बात करेंगे वो प्रागैतिहासिक चित्रकला में नजर आएगा। किस में नजर आएगा? प्रागैतिहासिक चित्रकला में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। चले आगे की बात करते हैं, है ना। अगली बात पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के साथ किसका बन रहा है इसको देखिएगा आप लोग, है ना। देखिए, पूरा पाषाण युग मुख्यतः आखेटक युग था। कौन था? मुख्यतः आखेटक युग था। आखेटक अर्थात यहां पर शिकार, जीविकोपार्जन के लिए क्या किया जाता था? जीविकोपार्जन के लिए पशु पक्षियों का क्या किया जाता था? पशु पक्षियों का शिकार किया जाता था मेरे बाबू और सोना। पशु पक्षियों का क्या? एनर्जी ड्रिंक का अभाव हो गया है कामिनी जी, है ना। एनर्जी ड्रिंक कहाँ मिलता है ना। एनर्जी ड्रिंक मिल ही कहाँ रहा है। चले आगे देखिएगा, एनर्जी ड्रिंक की बात नहीं करो, है ना। एनर्जी, आई गॉट इट सर, हाँ जी। चले आगे देखें, मुख्यतः क्या किया गया? मुख्यतः आखेटक शिकार, पशु पक्षियों की शिकार की बात किया गया है। किसकी? पशु पक्षियों के शिकार किया जाएगा, इन्हें मारा जाएगा, मार कर इन्हें बिना पकाए खाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिना पकाए खाया जाएगा। बिना पकाए क्या किया जाएगा? बिना पकाए खाया जाएगा। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बिना बिना पकाए, बिना, जैसे आप देखो, जिसे कच्चा मांस, जैसे आप लोग कच्चा मांस खा लेते हैं क्या? कच्चा मांस खाते हैं नहीं ना?
है ना। आप लोग बिना पकाए हुए किसी चीज को नहीं खाते, तो ये बिना पकाए मांस खा जाते थे। और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में ये सभ्यता किस पर डिपेंड होने लगी, ये सभ्यता कृषि पर निर्भर होने लगी। कृषि के साक्ष्य मिलने लगे, किसके मिलने लगे, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होने लगे, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। और मेहरगढ़ वाला सभ्यता नजर आएगा, मेहरगढ़ की सभ्यता यहां पर नजर आएगा। तो अब आज से यहां से हेडिंग लगेगा हमारा आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला। और प्रागैतिहासिक चित्रकला को 3 भागों में मैं बांटूंगा। पूरा पाषाण काल की मैं बात करूंगा, मध्य पाषाण काल की मैं बात करूंगा, नव पाषाण काल की बात करूंगा। पूरा पाषाण काल में मुख्यतः आखेटक सभ्यता नजर आएगा, पुराना किला और अक्षरधाम देखने आए हैं सर। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, घूम टहल लीजिए, जीवन है। आखेटक करेंगे, ये आखेटक करेंगे। और ये आखेटक अर्थात शिकार करेंगे, पशु पक्षियों को शिकार करेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि बिना पकाए हुए भोजन का प्रयोग करेंगे। और प्रस्तर अर्थात पत्थर से बने नुकीले यंत्र का प्रयोग करेंगे। पत्थर, जैसे आप देखेंगे ये पत्थर है, अब इस पत्थर को ये काट कर नुकीला बना देंगे। और इस पत्थर को फेंक कर क्या करेंगे, यहां पर शिकार करेंगे, आखेटक करेंगे और अपना जीविकोपार्जन करते नजर आएंगे। क्या करेंगे, जीविकोपार्जन करते हुए नजर आएंगे। चले, तो आप देखेंगे आज, अब आप लोग अपने अपने कॉपी नोट्स बनाता, जिनको नोट्स बनाना है वो नोट्स बनाते चलेंगे। और जिनको याद होता चलेगा वो याद करते चलेंगे, जिनको याद नहीं होगा वो नोट्स बनाएंगे। और जिनको याद होता चलेगा वो आप क्या करेंगे, वो याद करते चलिएगा। पहली हेडिंग आज लगाइएगा भारतीय प्रागैतिहासिक, है ना, या प्रागैतिहासिक काल। पहली हेडिंग आपके साथ आज से प्रारंभ हो रहा है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको जानकारी रखनी है, तो देखेंगे चले आगे चलें। अवधेश यादव जी, अंकित शर्मा, है ना, धर्मेंद्र यादव जी, चले आगे चलें, ठीक है, चले आगे चलते चलें। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पर चर्चा करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा पहले हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करें। बातें तो होती रहेंगी यार, जिंदगी है, मुलाकात है, तो बातें तो होती ही होती रहेंगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर क्या करिए, सिलेबस के बारे में कंसंट्रेशन लीजिए, सिलेबस को पढ़ने लिखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, प्रागैतिहासिक से तात्पर्य होता है, प्रागैतिहासिक से तात्पर्य होता है जिसका लिखित प्रमाण, नहीं प्राप्त हुआ है, लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है ना। देखते चलिएगा, जिसका लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, प्राप्त होता है अर्थात अनुमान पर ही आधारित घटना है, अनुमान पर ही आधारित घटना है। अनुमान पर ही आधारित क्या है, अनुमान पर ही आधारित घटना है। इसको देखिएगा, है ना। नेक्स्ट लाइंस देखेंगे, प्रागैतिहासिक साक्ष्य पुरातत्व के अन्वेषण एवं खोज से प्राप्त हुआ है। अन्वेषण एवं खोज से किससे प्राप्त होता है, अन्वेषण एवं खोज से प्राप्त होता है, अन्वेषण एवं खोज से प्राप्त होता है।
अन्वेषण एवं खोज से प्राप्त होता है। जल्दी से आप लोग देखते चलिएगा, है ना। चले आगे चलिएगा। पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल, माफ करिएगा, प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को कालक्रमानुसार, है ना, प्रागैतिहासिक काल को समयानुसार, प्रागैतिहासिक काल को किसके अनुसार, समय के अनुसार, प्रागैतिहासिक काल को समयानुसार, समयानुसार निम्न भागों में, निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में प्रागैतिहासिक कला को, काल को समयानुसार निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में बांटा गया है। और ये निम्न भाग कौन कौन से होंगे इसको भी हम लोगों को देखना होगा। जैसे आप बताएंगे पूरा पाषाण काल, चर्चा में रहेगा पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। दूसरे के बारे में आपको देखना होगा जिसे आप कहेंगे मध्य पाषाण काल, जिसे क्या कहेंगे, मध्य पाषाण काल। और अगले हेडिंग की बात करेंगे हम तो आपको दिखाई पड़ेगा नव पाषाण काल। किसका दिखाई पड़ेगा, नव पाषाण काल के बारे में जानकारी लेना होगा, नव पाषाण काल के बारे में जानकारी लेना होगा। तो इसको समझने का प्रयास करें कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य होता है, देखिए प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य होता है जिसका लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता। क्या होता है, जिसका लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता। प्रागैतिहासिक साक्ष्य पुरातत्व के अन्वेषण एवं खोज से प्राप्त होता है। अन्वेषण, इनोवेशन, जिसकी खुदाई की जाती है, अन्वेषण एवं खोज से प्राप्त होता है। आगे की पॉइंट में आप देखें कि प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल को समयानुसार निम्न भागों में बांटा जाता है। निम्न भागों में हम लोग चर्चा करते हैं जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी देखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। चले तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर मैं आगे चलूं। तेजी से प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे चलूं। चले जल्दी से बताइए, कामिनी सरोज जी, राकेश कुमार, अंकित शर्मा, धर्मेंद्र यादव, सभी लोग लिख लिए भाई, लिख लिए या नहीं लिख लिए हैं, जल्दी से बताइएगा मेरे शेर और शेरेनियों, लिख लिए, बिल्कुल लिखते चलिएगा। सुप्रिया राज जी, अभी आज बहुत सारे शेर, सरिता वर्मा जी, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है लेकिन अभी तक अटेंडेंस दर्ज नहीं कराए हैं। क्या अटेंडेंस दर्ज कराओ भाई, क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं मेरे शेर और शेरेनियों। अवधेश यादव जी, सभी लोगों की अब ये जिम्मेदारी होगी कि समयानुसार मुझे बताते चलेंगे कि मैंने लिख लिया है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, समयानुसार आपको बताना पड़ेगा। चलो तो अगली हेडिंग आप मेरे साथ लगाइएगा, अगली हेडिंग आप लगाइएगा मेरे साथ, यहां पर लिखिएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। किसकी बात करेंगे, पूर्णिमा वर्मा जी, लिख लिया सर, जी सर। अंकित शर्मा जी, अंकित जी आप लोगों ने अभी एडमिशन के प्रोसेस को नहीं कंप्लीट कराया तो प्लीज अंकित जी एडमिशन के प्रोसेस को करा लीजिए, जिससे आप हमारे बीच संबंध बनता रहे, संबंध बरकरार रहे, ये जन्म जन्म का संबंध आपके साथ चलने लगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां नजर ना आए। तो ज्यादा धनराशि भी नहीं है यार, 2500 रुपए की धनराशि बहुत बड़ी धनराशि नहीं है ना, अगर पढ़ना है तो ये इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। चले आगे देखेंगे, हम बात करें पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं आपके साथ। चले आगे देखें पूरा पाषाण काल, देखिएगा पूरा पाषाण काल युग में, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल युग में मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, पूरा पाषाण काल युग में मनुष्य के द्वारा मुख्यतः, मुख्यतः जीविकोपार्जन के लिए, मुख्यतः जीविकोपार्जन के लिए, आगे देखते चलें, मुख्यतः जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आखेटक, आखेटक
जिसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं शिकार, आखेटक ब्रैकेट में आप लिखेंगे शिकार, आखेटक या शिकार पर निर्भर रहना पड़ता है, शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था, शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था, इसको अंडरलाइन कर लेना। आखेटक अथवा किस पर निर्भर रहना पड़ता था? शिकार पर, आखेटक अथवा शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था, आखेटक अथवा शिकार का अनुभव रहना पड़ता था। आगे देखें, पूरा पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में पशुपालन युग में पशुपालन के बारे में, पूरा पाषाण काल युग में पशुपालन के बारे में, पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी, पशुपालन के बारे में जानकारी, पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी। किसके बारे में? पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी। यहां पर पशुओं को पालतू नहीं बनाया गया। पूरा पाषाण काल युग में पशुओं को पूरी तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी भी प्रकार का यहां पर पालन नहीं किया गया। इनको पकड़ा जाता था, कुछ दिन रखा जाता था, मार के खा लिया जाता था। मार के क्या किया जाता था? मार के खा लिया जाता था। इसको समझने का प्रयास करेंगे, मार के खा लिया जाता था। आगे आप देखेंगे, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार नहीं हुआ, आग का आविष्कार नहीं हो पाया, नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। अर्थात, अर्थात ये कच्चे, अर्थात ये कच्चे मांस पर, कच्चे मांस पर क्या करते थे? कच्चे मांस पर जीविकोपार्जन करते थे, कच्चे मांस पर जीविकोपार्जन करते थे, जीविकोपार्जन करते थे। जैसे आप देखिएगा, अभी मैं क्लास ले रहा था, अभी मैं मॉर्निंग में जो क्लास ले रहा था वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि पूरा पाषाण काल युग में, है ना, पूरा पाषाण काल युग में या प्रागैतिहासिक काल का मुख्य मुख्य आप कह सकते हैं मुख्य जीविकोपार्जन क्या था? तो वहां पर मैंने आपको बताया था आखेटक। तो इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। चले आगे चलिएगा, हो गया, इसको लिखिएगा, है ना। आगे चलते चले, आगे चलते चले, रुकिएगा मत, आगे चलते चलिएगा। यहां पर, यहां पर अधिकांश औजारों का प्रयोग, अधिकांश औजारों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग प्रस्तर या पत्थर को, प्रस्तर या पत्थर को नुकीला करके, प्रस्तर या पत्थर को नुकीला करके बनाया जाता था, नुकीला करके, प्रस्तर या पत्थर को क्या किया जाता था? प्रस्तर या पत्थर को नुकीला करके बनाया जाता था, नुकीला करके बनाया जाता था। चले इस पॉइंट को आप देखिएगा, यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि पूरा पाषाण कालयुग में मनुष्य के द्वारा मुख्यतः जीविकोपार्जन के लिए आखेटक पर निर्भर रहना पड़ता था, अर्थात पशुओं का शिकार करने पर निर्भर रहना पड़ता था। आगे देखेंगे, पूरा पाषाण युग में पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी, पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी। अगला पॉइंट, आग का आविष्कार नहीं हो पाया था, अर्थात ये कच्चे मांस पर निर्भर रहते थे। यहां पर अधिकांश औजारों का प्रयोग प्रस्तर या नुकीले के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? प्रस्तर या नुकीले के द्वारा। तेजी से स्क्रीनशॉट लेकर हमें बताइएगा, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चले हो गया, सुप्रिया राज जी कह रही हैं हो गया, सुप्रिया राज जी कह रही हैं हो गया, कामिनी जी, धर्मेंद्र यादव जी, अंकित शर्मा, पूर्णिमा वर्मा जी, सभी लोग लिख पा रहे हैं? सभी लोग लिख लिए कि नहीं? आगे चलो, नीलम यादव जी, सभी लोग बताने का प्रयास करें, सभी लोग प्लीज तेजी से बताने का प्रयास करें कि आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया है। लिख लिया सर, आगे चलूं मैं। चले अगले पॉइंट में आप बात करिएगा, अगले पॉइंट में आप बात करिएगा मेरे साथ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर? अवधेश यादव जी बिल्कुल लिख लिए हैं। देखें, सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश के द्वारा, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश के द्वारा, अंडरलाइन कर लेना, रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की, सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की खोज किया था। सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की क्या किया गया था? पूर्णिमा लिख लिए हैं सर, पूर्णिमा वर्मा जी। देखिएगा 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की जानकारी प्राप्त किया था। जानकारी को प्राप्त किया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया। नीलू यादव जी, बिल्कुल नीलू जी, सभी लोग बिल्कुल भाई शानदार तरीके से आप बता रहे हैं। चले आगे देखिएगा। तो पूरा पाषाण कालीन का खोज किया या इसके बारे में बताया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन, देखिए भारतीय, नीलू यादव जी बिल्कुल भाई, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति पल्लवरम से, कहां से प्राप्त होती है? पल्लवरम से क्या होती है? पल्लवरम से प्राप्त होती है ना? कहां से प्राप्त होती है? पल्लवरम से। देखिएगा 1863 ईस्वी में, नीलू यादव जी, पूर्णिमा वर्मा जी, बिल्कुल सभी लोग लिखते चल रहे हैं, धन्यवाद। तो आप लोग देखिएगा 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की जानकारी को प्राप्त किया गया। जानकारी के प्राप्त किया गया मुख्यतः औजारों के बारे में। यहां पर आप लिख सकते हैं मुख्यतः किसके बारे में? मुख्यतः औजारों के बारे में। जो औजार यूज किए गए थे, जो पत्थर के औजार यूज किए गए थे, अंकित शर्मा जी। तो इसको देखिएगा, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति पल्लवरम से प्राप्त होती है। पल्लवरम जो वर्तमान में दक्षिण भारतीय राज्य है, वर्तमान में दक्षिण भारतीय राज्य है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है जहां से प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति प्राप्त हुआ है, पूरा पाषाण कालीन कलाकृति को प्राप्त किया गया है। चलेगा, चले आगे चलें। हो गया इतना, सारी बात सबने कर लिया है। पूर्णिमा वर्मा जी, अंकित शर्मा जी, नीलू यादव जी। चलिए आगे चलता हूं, अगली हेडिंग आप मेरे साथ लगाइएगा। अगली हेडिंग मध्य पाषाण काल। अगली हेडिंग की चर्चा करना मध्य पाषाण, है ना? अगली हेडिंग की चर्चा करिएगा मध्य पाषाण काल। अगली हेडिंग किसकी चर्चा करना है? मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी लेनी है। मध्य पाषाण काल, देखिएगा यहां से आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल से एक नई सभ्यता का जन्म होने लगेगा, एक नई प्रक्रिया जन्म लेने लगेगी। तो देखेंगे मध्य पाषाण काल युग में, मध्य पाषाण काल में क्या होता है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है। पशुपालन का प्रारंभ होता है, इसे अंडरलाइन कर लेना, इसे अंडरलाइन करना है आप। क्या प्रारंभ होता है? पशुपालन। मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा? मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो गया, पशुपालन की बात किया जाने लगा है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन होने लगा गया। मध्य पाषाण काल के, है ना, मध्य पाषाण काल के औजारों को, मध्य पाषाण काल के औजारों को, पाषाण काल के औजारों को मैक्रोलिथ कहा जाता है। औजार को क्या कहा जाता है? औजार को मैक्रोलिथ, है ना? औजार को क्या कहा गया? औजार को मैक्रोलिथ कहा गया, है ना? आप देखिएगा मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा गया? मैक्रोलिथ कहा गया है। सर उसमें औजारों के नेम नहीं लिखवाए। अरे प्रस्तर लिखवाया कि नहीं लिखवाया धर्मेंद्र यादव जी? प्रस्तर लिखवाया ना, पत्थर का ही प्रयोग किया गया है ना? पत्थर का ही प्रयोग किया गया है।
बस आप बाकी आगे आप जाएंगे तो इतिहास में नजर आने लगेगा। इतिहास और कला में यही डिफरेंस हो जाता है ना, ध्यान से रखिएगा इसको, अलग अलग है ना। इसे क्या कहा जाएगा, इसे माइक्रोलिथ कहा जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप पलटेंगे ना तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप पलटेंगे तो यहां पर आपके सारी बातें, आपका कंफ्यूजन दूर होते जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं अर्थात सूक्ष्म उपकरण जो मुख्यतः पत्थर से ही बनाए जाते थे, जो मुख्यतः पत्थर से बनाए जाते थे। जी सर, मुख्यतः किससे बनाए जाते थे, मुख्यतः पत्थर से बनाए जाते हैं। आगे देखें, मृदभांड बर्तनों का सर्वप्रथम साक्ष्य, मृदभांड बर्तनों का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। मध्य पाषाण काल से क्या होता है, मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आगे देखिएगा, मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सुराही इलाहाबाद के है ना, जो मुख्यतः जो इलाहाबाद से सुराहीदार मिट्टी का अलंकरण युक्त बर्तन है ना, सुराहीदार मिट्टी का अलंकरण युक्त बर्तन प्राप्त हुआ है। अलंकरण युक्त बर्तन प्राप्त होता है। अलंकरण युक्त बर्तन प्राप्त होता है। अलंकरण युक्त बर्तन क्या होता है, अलंकरण युक्त बर्तन प्राप्त होता है। कहां से, इलाहाबाद से। इसे अंडरलाइन कर लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना। पूर्णिमा वर्मा जी, दीपक पांडे, धर्मेंद्र यादव जी, अंकित शर्मा, नीलू यादव, कामिनी सरोज जी, पूर्णिमा वर्मा। इसको देखिएगा, मध्य पाषाण काल में, इसको अंडरलाइन करना, पशुपालन का प्रारंभ हो गया है। अब यहां पर कृषि प्रारंभ हो जाएगा, कृषि होने लगेगा। आगे देखिएगा, यहां पर मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है, तो मध्य पाषाण के औजारों को मैक्रोलिथ कहा जाता है। मैक्रोलिथ, इसे भी अंडरलाइन कर लेना, मैक्रोलिथ कहा जाता है। अर्थात सूक्ष्म उपकरण, किसकी बात करेंगे, सूक्ष्म उपकरण जो मुख्यतः किससे बनाए गए, जो मुख्यतः पत्थर से बनाए गए हैं। अगला देखें, मृदभांड बर्तनों का सर्वप्रथम साक्ष्य कब से प्राप्त होता है, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाता है। और कहां से साक्ष्य प्राप्त होता है, तो इलाहाबाद से प्राप्त होता है। कहां से, इलाहाबाद, जो कौशांबी का एरिया है, इलाहाबाद और कौशांबी के क्षेत्र से यह प्राप्त होता है। और सुराहीदार क्या मिला है, सुराहीदार मिट्टी का अलंकरण युक्त बर्तन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ, अलंकरण युक्त बर्तन प्राप्त हो गया। जल्दी से बताइएगा मेरे शेर और शेरेनियों, समझ गए कि नहीं, समझ गए बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। यहां पर आप सभी लोग जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से आप मुझे बताने का प्रयास करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए कि नहीं लिख लिए, जल्दी जल्दी बताइए, देर मत करिए, क्योंकि इसके बाद और क्लास होगी, बायोलॉजी की क्लास होगी। जल्दी से बताओ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। हेडिंग लगा के छोड़ दें, नवपाषाण काल, हेडिंग लगा के छोड़ दें, नवपाषाण काल। और परेशान नहीं होइएगा, सिलेबस तो हमें कंप्लीट कराना है ना, सिलेबस तो हमें पढ़ाना है। आप लोग परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होना, थकना नहीं है, हारना नहीं है। 1.5 घंटा की जगह 3 घंटा पढ़ेंगे। एग्जाम डेट तो आने दो मेरे शेर और शेरेनियों, एक एक शब्द कंप्लीट कराऊंगा, एक एक शब्द कंप्लीट कराऊंगा। और जिनको हमारे पेड बैच में जुड़ना है, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जिनको हमारे पेड बैच में जुड़ना है, संपर्क करें। आप तुरंत क्लास खत्म होने के बाद संपर्क करिएगा, क्योंकि ये क्लासेज अब जीमेल पर जा रही हैं, अब जीमेल पर जा रही हैं। मेरी कोई गलती नहीं होगी, आप मुझे
आप एक भी मुझे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने नहीं बताया, मैंने बहुत दिनों से बताना प्रारंभ किया है। तो अब क्लासेज उन्हीं को मिल पाएंगी जो पेड बैच में जुड़ेंगे। अब सीक्वेंस की क्लासेज मिलेंगी, सीक्वेंस, अभी तो डेमो की क्लास थी यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो संपर्क करेंगे आप, तुरंत मेरे से संपर्क करिए 7376 83 83 43 या 9415 9415 94 0036। तुरंत संपर्क करें, तुरंत संपर्क करें। और जो सहयोग राशि है, जो सहयोग राशि है, जो मैं 3 दिन नहीं था, वही आपकी सहयोग राशि मात्र 2500 रुपया। और अब जो एडमिशन लेगा वो 2950 रुपया। आज के बाद एडमिशन की फीस जो हो जाएगी वो 2950 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2950। जिनको हमसे संपर्क करना है, अभी मैं स्टूडियो में हूं, आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क करिए, इस नंबर पे तुरंत संपर्क करिए 7376 83 83 43। मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, सारा प्रोसेस मैं बता दूंगा। और इस पेड बैच की खासियत क्या होगी? नोट टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, टॉपिक का प्रैक्टिस मिलेगा। साथ में आपको मैराथन और मैराथन के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। चाहे मुझे पूरा दिन इसी के लिए लगना पड़े, पूरा दिन मुझे टीजीटी कला के लिए ही लगना पड़े, मैं लगूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन आपका अल्टीमेट मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं अपने निर्धारित समय पर। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद,